250 करोड़ के एक थाली भोजन का तमाचा। नमस्कार दोस्तों, सानिया फर्स्ट स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है 250 करोड़ के एक थाली भोजन का तमाचा। बेटा, भोजन करते हुए जानवर की थाली को भी न छीन। मैं भी तो फिर भी तेरी माँ हूँ। बेटा, क्या हमने इसी दिन के लिए तुझे पाल पोस कर बड़ा करके इस काबिल बनाया है कि तो समय आने पर अपने ही माँ बाप को जाहिल गवार कह के अपमानित करे। बेटा, मुझे 3 दिनों से बुखार आ रहा है। बहू से कितनी बार कहा है डॉक्टर के पास ले चल या फिर बुखार की टैबलेट ही लाकर दे दे, लेकिन उसने न ही टैबलेट लाकर दी न ही मुझे खाना दिया, इसलिए मुझे बहुत कमजोरी लग रही थी। बेटा, और आज थोड़ा ठीक लग रहा है तो मैं बरामदे में आकर बैठी थी कि बहू ने मुझे बर्तन धोने कह दिया। मैंने मना कर दिया तो पता नहीं उसने तुझसे क्या कह दिया जो तू मुझ पर इतना गुस्सा कर रहा है। बेटा, यह खाना भी तो मैंने ही निकाला है और देख ले कितना थोड़ा सा ही है। अगर इतना थोड़ा सा खाना खा लूँगी तो तुम्हारा कुछ कम नहीं हो जाएगा। बेटा, अपनी इस बूढ़ी माँ पर रहम कर बेटा, करती हुई मालती जी अपने बेटे वीरेंद्र से गिड़गिड़ाती हुई अपने खाने की थाली के लिए निवेदन कर रही थी। उसी समय मालती जी की पड़ोसन लक्ष्मी जी, जो कि मालती जी की पक्की सहेली थी, उनकी आवाज़ सुनकर उनके घर पहुंची तो देखा वीरेंद्र भोजन की थाली लिए खड़ा है और मालती जी झूठे हाथों से अपने बेटे की तरफ देख रही है। वीरेंद्र ने पड़ोसन के सामने बात का बतंगड़ बनाना ठीक नहीं समझे ते हुए वो थाली अपनी माँ को देते हुए बोला, माँ, आपने सब्जी और मांगा था ना, यह लो, मैंने इसमें डाल दिया है। और आज की सब्जी कैसी बनी है माँ? कहते हुए वो लक्ष्मी जी को बैठने के लिए कहकर अपने कमरे में चला गया, क्योंकि लक्ष्मी जी एक आदत थी, वो किसी के भी घर की बात को भी बढ़ा चढ़ा कर बताती थी और मालती जी के घर की तो वह एक एक बात जानती थी और उनका एक उद्देश्य अपनी सहेली को बचाना भी रहता। इसलिए उन्हें जैसे आभास होता कि मालती जी के साथ उनके बेटे बहू अन्याय कर रहे हैं, वे तुरंत ही बिना काम के ही उनके घर पहुंच जाया करती थी, ताकि मालती जी के ऊपर उनके बेटे बहू और ज़्यादा अत्याचार न कर सके। दरअसल मालती जी को वीरेंद्र ने अपनी पत्नी की डिलीवरी के बाद की मदद के लिए अपने पास शहर बुला लिया था और उसके पिता गांव में ही रहकर खेती बाड़ी का काम देखते थे। मालती जी के पति नारायण जी का एक फलों का बागीचा था, जिसमें वो अलग अलग सीजन में अलग अलग फल उगाए जाते थे। उससे उन्हें इतनी आमदनी तो नहीं हो जाती थी कि जो एक सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति भी नहीं कमा सकता। नारायण जी जितना भी पैसा कमाते, वीरेंद्र समय समय पे अपने खर्चे गिनवा कर रो रो कर उनसे पैसे ऐंठ लेता था। नारायण जी के पुत्र मोहा में आकर उसे समय समय पे पैसे दे देते थे, लेकिन वीरेंद्र को न ही अपने पिता की मेहनत की कोई कदर थी और न ही अपनी माँ की मेहनत की कोई कदर थी। उसे लगता था यह तो उनका फर्ज है, इतना तो सभी माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं। समय बीतने लगा और मालती जी की बहू अनन्या ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। उस समय मालती जी दीपक जला रही थी, इसलिए उन्होंने कहा, हमारे वंश को चलाने वाला दीपक आ गया, इसलिए इसका नाम दीप रखेंगे। दीप नाम सभी को अच्छा लगा। कुछ दिनों बाद मालती जी की बहू अनन्या को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। अब बहू और पोते के आने की खुशी में मालती जी ने घर में रंगोली बना करके घर आंगन दीपक जलाए। ऐसा लग रहा था मानो उसके घर में दिवाली मनाई जा रही हो। अनन्या ने जब चारों तरफ देखा, दीप जलाए हैं, आंगन में एक से बढ़कर एक रंगोली बनाए गए हैं, तो उसका मन अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ। वह जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करने लगी, मालती ने अपने पोते और बहू की आरती उतारी और उन पर फूलों की वर्षा कर दी। अनन्या ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका और उसके बेटे का स्वागत इस तरह शानदार तरीके से होगा। लेकिन जब मालती जी ने अनन्या से पूछा, बहू, ये सजावट और जो हमने तुम्हारा स्वागत किया तुम्हें कैसा लगा था? उसने अपना समूह बनाते हुए कहा, ठीक ही था, लेकिन मेरे मायके में इससे भी ज़्यादा अच्छे से होता। मालती जी का प्रसन्नता भरा चेहरा मुरझा सा गया, लेकिन वे उस समय कुछ भी नहीं कह पाई और चुपचाप वहाँ से चली गई।
तभी अनन्या ने कहा, मम्मी जी, अस्पताल में तो ढंग से खाना भी नहीं मिल रहा था, आज थोड़ा चटपटा और मसालेदार खाना बनाइएगा। आज घर का खाना भर पेट खाऊंगी, मालती जी बोली। बहू, छोटे बच्चे की माँ को शुरुआती दिनों में सादा खाना ही खाना चाहिए। ज़्यादा चटपटा और मसालेदार माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए ठीक नहीं होता। लेकिन अनन्या मालती जी की बात कहाँ मानने वाली थी। वो तो उन्हें गांव की गवार समझती थी और खुद को नए ज़माने की समझदार पढ़ी लिखी मॉडल लड़की। इसलिए उसने कहा, अरे मम्मी जी, ये सब पुरानी बात है, आप लोगों के ज़माने में होता रहा होगा, क्योंकि आप लोगों के पास उस समय खाने के लिए कुछ तो रहा नहीं होगा, तो कहाँ से खाते इतना स्वादिष्ट खाना। मुझे तो आज स्वादिष्ट और मसालेदार चटपटा खाना ही खाना है। मैं जैसा कह रही हूँ आप वैसा ही कीजिए, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती, वरना मैं आपके बेटे को फ़ोन लगाकर बता दूंगी कि आप में ठीक से ध्यान नहीं रख रही हो। मालती जी वीरेंद्र के गुस्से को जानती थी और अन्या के बारे में भी जानती थी। वो एक बात को बढ़ा चढ़ा कर बताती हैं और वीरेंद्र बिना सच जाने उन पर भड़क उठता है। उस दिन भी उसने पत्नी के बहकावे में अपनी माँ को खाते हुए थाली को छीन लिया था। इसलिए मालती जी ने सोचा, इन मूर्खों के मुंह लगने से अच्छा है इन्हीं के अनुसार काम कर दिया जाए। आगे जो भी होगा उसका जिम्मेदार ये लोग खुद ही होंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने अनन्या के लिए मसालेदार चटपटा खाना बना दिया। कई दिनों बाद ऐसा चटपटा खाना मिलने से उन दिन अनन्या ने भर पेट खाना खाया और उंगलियां चाटती रह गई और कहने लगी, मम्मी जी, पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा है। ऐसा लग रहा है और भी खा लो, लेकिन इतना ज़्यादा खा लिया कि अब पेट में जगह ही नहीं है। मालती जी मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, आजकल के इन बच्चों को कौन समझाए कि छोटे बच्चे के लिए कैसा खाना लाभदायक होता है। लेकिन भगवान, आपसे विनती करती कि मेरे पोते को कोई नुकसान ना हो, या आजकल के बच्चे हमारे सुनते ही कहाँ हैं। मालती जी अपनी बहू और पोते के स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित थी। सभी लोगों ने खाना खाया और सो गए। रात के करीब 2 बजे से बच्चे का रोना शुरू हो गया। अनन्या के पेट में भी जलन होने लगा। बच्चा बार बार पोटी करने लगा और लगातार रोता रहा। अनन्या को भी लूज मोशन स्टार्ट हो गया। अब अनन्या को अपनी गलती समझ में आ रही थी कि उसने मसालेदार और चटपटी सब्जी खाकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। लेकिन वो अपनी गलती न मानते हुए अपनी सासू माँ पर भड़कते हुए बोली, मम्मी जी, क्या आपने धूप में बाल सफ़ेद किए हैं, जो अभी मेरा डिलीवरी हुए 8 दिन भी नहीं हुआ है, और मुझे इतना मसालेदार चटपटा खाना खिला दिया है। मैं मानती हूँ कि मैंने आपसे ऐसे खाने के लिए जिद किया, लेकिन आप बड़ी होने के नाते मुझे डांट कर मना कर सकती थी ना। कैसी माँ है आप, कहती ही उसने अपने पति वीरेंद्र से भी अपनी सास के खिलाफ भड़का दिया कि तुम्हारी माँ ने हमसे उम्र में इतनी बड़ी है, उनका फ़र्ज़ बनता है हमें समझाने का कि हमने जैसा कहा वैसा ही करने का। तुम्हारी माँ सच में गांव की गवार ही है, इन्हें कल की गांव भेज दो। नहीं, मुझे ऐसी गवार औरत मेरे घर में पता नहीं। मेरा बच्चा बड़ा होगा तो वह उसे अपने जैसे ही गांव की भाषा और गवार ज्ञान देगी। सुबह होते इसे वापस इनके घर भेज दीजिए। अनन्या ने जब ऐसा कहा तो वीरेंद्र को भी लगा कि वास्तव में माँ को कुछ भी ज्ञान नहीं है, उन्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है। इसलिए उसने अनन्या और अपने बच्चे की हालत को देखकर मारे गुस्से में अपनी माँ को अनाप शनाप गालियाँ देने लगा। और सुबह होते उन्हें उनके गांव के लिए जाने के लिए जैसे ही घर से निकल रहा था, उसी समय उसके पिता नारायण जी अपने पोते का मुंह देखने के लिए गांव से ढेर सारा राशन का सामान और फल लेकर उनके घर पहुंच गए। वीरेंद्र ने अपने पिता को अपने दरवाजे पे इतने सारे सामान के साथ देखा तो उसे लालच आ गया। उसने अपनी माँ से कहा, अरे माँ, देखिए न, पापा तो हम सभी से, खासकर अपने पोते से मिलने खुद ही आ गए हैं, और आप जिद कर रही थी गांव जाने की। चलिए अपना सामान अंदर कीजिए और पापा के लिए चाय पानी का इंतजाम कीजिए। नारायण जी को देखकर मालती जी की आंखों में आंसू आ गए थे। नारायण जी ने उनकी
आंसू देख लिए थे, लेकिन उस समय कुछ भी नहीं कहा। मालती जी ने अपने आंसू पोंछे और अपना सामान अपने कमरे में रखा और फिर से रसोई में सबके लिए खाना बनाने में लग गई। मालती जी ने फिर अपनी बहू से पूछा, बहू तुम्हारे लिए क्या बनाऊं? तो बहू ने मुड़ते हुए कहा, क्यों मम्मी जी, आप इतनी बूढ़ी हो गई, डिलीवरी के बाद नई माँ को क्या खाना चाहिए आपको नहीं मालूम क्या? मालती जी ने उस समय उसे कुछ भी नहीं जवाब दिया, जबकि मालती जी इसके पहले अपने मन से उसके लिए सादा खाना बनाती थी। तो वो उनसे कहा करती थी, मम्मी जी मेरे लिए मुझसे पूछे बिना मत बनाइएगा, वरना मैं खाना ही नहीं खाऊंगी। अब बेचारे मालती जी करे भी तो क्या करे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी नारायण जी ने मालती जी को आवाज़ लगाया और कहा, मालती एक गिलास पानी लाकर देना। मालती जी ने एक गिलास पानी ट्रे में लिया और नारायण जी के पास गई। उनकी नज़रें झुकी हुई थी, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी नारायण जी से नज़रें मिलाने की, वरना वे शायद उन्हें देखकर रो देती। नारायण जी ने मालती जी का हाथ पकड़ के अपने पास बैठाते हुए कहा, मालती क्या हुआ? क्या तुम्हारी तबीयत खराब है या किसी ने तुझे कुछ कहा है? मालती क्या हुआ बताओ ना, तुम्हारा चेहरा इतना मुरझा सा क्यों दिख रहा है? मालती जी नारायण जी के ऐसे अपनेपन भरे सवालों को सुनकर फूट फूट के रो पड़ी। उन्हें ऐसा लग रहा उनका हमदर्द उनकी तकलीफ बांटने आ गए हैं। कोई तो है उनका सहारा जिसके भरोसे वे कुछ कर सकती हैं, वरना बेटे बहू ने तो उन्हें असहाय और नौकरानी ही बनाकर रख दिया था। नारायण जी ने उन्हें अपनी बाहों में ले लिया और उनकी पीठ को सहलाते हुए बड़े प्यार से पूछा, मालती अब मैं आ गया हूँ, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। किसने क्या कहा मुझे बिना डर के बताओ। थोड़ी देर रो लेने के बाद मालती जी ने अपने आंसू पोंछे और अपने आप को संभालते हुए कहा, जी ऐसी कोई बात नहीं है बेटे, बहू के पास भला मुझे क्या परेशानी हो सकती है? वो तो मैंने आपको बहुत दिनों बाद देखा, इसलिए मुझे रोना आ गया। इतना कहकर मालती जी वहाँ से उठकर जाने लगी, क्योंकि उनका बेटा वीरेंद्र भी उन्हीं के पास बैठा उन्हें घूर घूर कर देख रहा था और बहू भी रसोई से उन्हें इशारे से आंखें दिखाकर चमका रही थी कि वे उन्हें कुछ भी ना बताए। लेकिन नारायण जी ने भी सभी कोई कच्ची गोली नहीं खेली थे। वे समझ रहे थे कि मालती जी को किसी न किसी बात का बहुत सदमा लगा है, इसलिए उन्होंने उनका हाथ फिर से पकड़ा और कहा, बैठोते हुए नहीं मालती, तुम कितना भी झूठ बोलोगी लेकिन तुम्हारी आंखें झूठ नहीं बोल सकती। तुम्हारी आंखें साफ साफ बता रही है तुम्हें किसी बात का बहुत दुख है। तुम बताओ तो सही, आखिर तुम्हें किस बात की परेशानी है? नारायण जी के इतना कहते ही मालती जी ने वह सारी बातें बता दी जो उनके बेटे बहू ने उनके साथ किया था। अपनी पत्नी को इतना दुख देने के लिए उन्होंने अपनी बेटी बहू को खूब खरी खोटी सुनाई और कहा, बेटा तुम दोनों कान खोल कर सुन लो, हम गांव में रहते हैं जरूर, लेकिन यह मत भूलो कि आज तुम जिस आलीशान बंगलों में रहते हो ना, यह बंगला भी उसी गांव में रहने वाले तेरे माँ बाप की पसीने की कमाई से खरीदा गया है। यहाँ के एक एक ईंट में तेरे माँ बाप के पसीने की कमाई लगी है। और तुझे पता है, जब तेरी माँ में तेरे पास शहर में आ रही थी तब इसके पैर तो मानो ज़मीन पे ही नहीं पड़ रहे थे, वो तो मानो खुशी से बावरी हो गई थी। उसने तो अपने आस पड़ोस और पूरे गांव भर अपने हाथों से बनाए मोतीचूर के लड्डू बांटवाते कि उसके बेटे ने इसे अपने पास बुलाया और इसके घर आंगन में उन्हें नन्हे मुन्ने की किलकारी गुजरने वाली है, और जो भी मिलता चाहे वो बड़े बुजुर्ग हो या छोटे, सभी को यही कहती फिरती कि मेरे बेटे के बच्चे को आशीर्वाद दो कि वो सही सलामत इस दुनिया में आ जाए और मेरा बेटा दिन दुगनी चार चौगुनी तरक्की करे। लेकिन यह अनपढ़ गंवार क्या जाने, तुम जैसे पढ़े लिखो लोगों को ना तो किसी के आशीर्वाद की ज़रूरत पड़ती है, नहीं किसी की मदद की। तुम तो पढ़े लिखे हो ना, बिना कुछ किए ही तुम्हारे सारे काम बन जाते हैं। चलो मालती, मैं भी तो गांव का ही गंवार हूँ, इसलिए पुत्र मोह में फंसकर इतना सारा सामान खुश होकर लाया था कि शायद मेरे बच्चों को इसकी ज़रूरत होगी। लेकिन मैं गलत था, यह लोग सब पढ़े लिखे हैं ना, यह लोग
अनाज नहीं बल्कि पैसों को ही खाते होंगे, क्योंकि शहर में रहकर ये लोग खेती बाड़ी, गोबर, कचरा तो कुछ जानते ही नहीं, सिर्फ पैसा ही पैसा जानते हैं, इसलिए सिर्फ पैसा ही खाते होंगे। और मैं गांव का रहने वाला जाहिल गवार नहा के यह सोच बैठा कि गांव के ताजे फल और सब्जियां शायद मेरे बच्चों को पसंद आएगी, सोचकर यहाँ ले आया। माफ़ करना बेटा, मुझसे गलती हो गई, कहकर नारायण जी अपने बेटे बहू के सामने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने लगे थे। वीरेंद्र दौड़कर अपने पापा के पैरों में गिरकर रोते हुए बोला, पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, पापा प्लीज़, पापा मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी अनन्या अपने ससुर जी से माफ़ी मांगने लगी। तब नारायण जी बोले, अरे तुम लोग जिस देवी समान माँ के गुनहगार हो, उसी माफ़ी मांगना छोड़कर मुझसे माफ़ी मांग रहे हो। अगर तुम्हें माफ़ी मांगना ही है तो अपनी माँ मालती से मांगो। अगर उन्होंने माफ़ कर दिया तो मुझे समझो मैंने भी माफ़ कर दिया। फिर दोनों बेटे बहू मालती जी के पैर पकड़ के माफ़ी मांगने लगे। मालती जी एकदम सरल हृदय की थी। उन्होंने तुरंत ही अपने बेटे बहू को उठाकर अपने गले से लगा लिया और कहा, चुप हो जाओ मेरे बच्चों, इतनी गलती इंसान से ही होती है, कोई बात नहीं। कोई भी माँ अपने बच्चों से कितनी देर तक नाराज रह सकती है भला, कहकर दोनों के पेट पर हाथ फेरा और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कह दिया। अनन्या अपने कमरे में तो चली गई, लेकिन उसके अंदर आग की ज्वाला धड़क रही थी। उसे इस बात की चिंता थी कि बुढ़िया ने आते ही अपने पति से उसकी शिकायत कर दी। अब वो उससे किसी न किसी रूप में बदला लेना चाहती थी। उस दिन भर बेचारी लगी, क्योंकि वीरेंद्र तो खाना खाकर अपने ऑफिस चला गया और मालती जी ने खाना बनाया, सभी को खाना खिलाया, खुद खाना खाया और आराम करने कमरे में चली गई। जब शाम हुई तो मालती जी ने देखा अनन्या रसोई में सबके लिए चाय बना रही है। उन्होंने कहा, बहू अभी मैं जब तक हूँ तुम आराम कर लो, फिर तो तुम्हें ही काम करना होगा। तुमने चाय क्यों बनाई? तो मैं तो आ ही रही थी चाय बनाने। अनन्या थोड़ा मुस्कुरा कर बोली, कोई बात नहीं मम्मी जी, आप लोग पापा जी के साथ बैठिए, मैं आप लोगों के लिए चाय बनाकर लाती हूँ। मालती जी ने भी सोचा, ठीक है, चाय बनाने में बहुत ज़्यादा ताकत भी तो नहीं लगती, बस खड़े खड़े चाय ही तो बनाना है। इसलिए वे नारायण जी के पास सोफे में जाकर बैठ गई। नारायण जी ने मालती जी से कहा, मालती थोड़ा गर्म पानी लाओ, मुझे प्यास लग रही है। मालती जी ने जैसे ही पानी लेने किचन में जा रही थी, उन्होंने देखा बहू चाय के कप में चम्मच चला रही थी। उसे देखकर उसे थोड़ा अजीब लगा कि बहू कप में चम्मच क्यों चला रही है। फिर उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वे पानी लेकर चली गई। नारायण जी को थोड़ी देर बाद बहू चाय लेकर और बिस्किट लाकर दिया तो दोनों ने चाय के साथ बिस्किट भी खाया। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसी नींद आने लगी कि वे दोनों वहीं लुढ़क गए। वीरेंद्र जब अपने ऑफिस से घर वापस आया तो उसने अपने मम्मी पापा को अव्यवस्था तरीके से लड़ते हुए देखकर दंग रह गया। उसने अनन्या के उनके बारे में पूछा तो उसने कह दिया, मुझे नहीं पता यह लोग क्यों अभी तक सो रहे हैं। वीरेंद्र ने उन्हें उठाया और उनके कमरे में ले गया, लेकिन वे वहाँ भी सोते ही रहे। अब अनन्या ने जैसे तैसे उस रात का खाना तो बनाया, लेकिन उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वे वीरेंद्र का कान भरती ही जा रही थी। उसने कहा, देखिए जी, अब ये दोनों बूढ़े बूढ़ी हमारे कोई काम के ही नहीं रह गए। अब मैं घर के छोटे मोटे काम तो कर ही लेती हूँ और झाड़ू पोछा और बर्तन साफ करने के लिए हम बाहर रख लेंगे। जितना खर्च हम लोग इनके ऊपर करते हैं, इससे कहीं कम खर्च में बाहर काम करके अपने घर चली जाएगी और इन्हें तो दिन रात झेलना पड़ता है और मुझे यह तो लोग बर्दाश्त नहीं होते। पहले वह अकेली बुढ़िया रहती थी, चलो वो तो काम से कम हमारा काम कर दिया करती थी। अब तो यह बुढ़ा भी आधमका है और कल की बात को याद कर हमें उनके जाने के लिए भी नहीं कह सकते, नहीं तो यह तो हमें इस घर से जाने के लिए कह देंगे। अब इतने बड़े शहर में इतने बड़े परिवार का खर्चा कैसे चलाएंगे, यह तो हमने सोचना होगा ना। इसका क्या है, इन्हें तो ऐसा लगता है जैसे इनके गांव में सब मुफ्त में मिल जाता है, वैसे यहाँ भी सब कुछ मुफ्त में मिल जाएगा। समझते हैं
तभी तो मैं इनको गंवार कहती हूँ, कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। तभी वीरेंद्र बोला, अरे अनन्या, मैं तो दिमाग काम ही करना बंद कर दिया है। तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया हो तो बताओ। थोड़ी देर सोचने के बाद अनन्या बोली, हम लोग इस बुढ़े बुढ़ियों को यहाँ से जाने के लिए तो नहीं कह सकते, लेकिन इस दुनिया से जाने के लिए तो कह सकते हैं ना। इतनी बातें मालती ने अपने कानों से सुनी क्योंकि कुछ देर पहले उन्हें होश आया था और जोरों की प्यास लगने के कारण वो पानी लेने रसोई में जा रही थी। दोनों बेटे बहू की ऐसी बातें सुनकर मानो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वे पानी लिए बिना ही वापस अपने कमरे में आ गई। अपने पलंग में बैठकर वो जोर जोर से हंसने लगी। तब तक नारायण जी को भी होश आ गया था। वह उन्हें मालती जी को हंसते हुए देखा तो पूछा, क्या हुआ मालती, तुम्हारी तबीयत तो ठीक नहीं है क्या? तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें मालती जी ने उन्हें उधर इशारा करते हुए बोला। नारायण जी ने उनकी पीठ को सहलाते हुए थोड़ी देर बाद वो धीरे धीरे सामान्य हो गई। उन्होंने नारायण जी को बताया कि मैं जब पानी लेने रसोई में जा रही थी तो दोनों बेटे बहू की बातें करते हुए सुना कि वे दोनों कह रहे थे कि हम इस दुनिया से ही जाने के लिए कह देंगे, और वो सिसकियाँ लेकर रोने लगे। उधर जब वीरेंद्र ने अपनी माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनी तो वो सतम्ब रह गया। वो अपने मुंह पे हाथ रखकर आंखें खुली पर उसे देखता ही रह गया। उस समय उसकी हालत ऐसी हो गई जैसे उसे काटूं तो खून ही नहीं। उसने अपनी पत्नी का विरोध किया, लेकिन उसे समझाने लगी, देखो वीरेंद्र, तुम इन बूढ़े बुढ़ियों के इकलौते संतान हो। यह लोग जैसे जैसे बूढ़े होते जाएंगे, इसके लिए दवाई गोली से लेकर इनकी सारी सुख सुविधाओं का ध्यान हमें ही रखना होगा। तब हम इनकी सेवा करेंगे या अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान देंगे। अब वीरेंद्र खुद ही सोच लो, इनका क्या करना है? एक ही बार में इनका किस्सा ही ख़त्म कर देना है कि ज़िंदगी में इनका बोझ रोना है? फिर अनन्या से गुस्से में बोला, अनन्या, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने माँ बाप के साथ इतना अन्याय नहीं कर सकता। उन्हें मैं इस दुनिया से जाने के लिए पाप अपने माथे पे नहीं ले सकता। इतना जरूर कर सकता हूँ कि उन्हें मैं गाँव भेज सकता हूँ। वीरेंद्र ने जो बात कही उस बात को मालती जी ने नहीं सुना। वो अनन्या की बातें आधी अधूरी सुनकर अपने मन में भ्रम पाले वहाँ से चली गई। अब नारायण जी ने सोचा, क्यों ना बेटी बहू को बताए बिना हम अपने गांव चले जाए, और चाहे कुछ भी हो जाए हम कभी उनके पास वापस नहीं आए। यह सोचकर दोनों रातों रात गांव के लिए निकल गए। मालती जी का सामान तो पहले से ही पैक था, इसलिए वे दोनों तुरंत ही गांव के लिए निकल गए। वे दोनों रात के अंधेरे में अंदाज़ा लगाकर ही आगे बढ़ रहे थे कि इत्तेफाक से एक ऑटो वाला उन्हें मिल गया। उस ऑटो वाले ने उन्हें बताया कि वह अपनी बेटी के घर कुछ सामान पहुंचाने के लिए आया था। वह उसी शहर में रहता है और वो अपने घर जा रहा है, इसलिए उसने उन दोनों को बस स्टैंड तक पहुंचा दिया। नारायण जी और मालती जी ने उसे देर सरा आशीर्वाद दिया और कुछ रुपए भी दिए। उस ऑटो वाले ने उन्हें बताया कि भगवान ने उन्हें अपने दूत के रूप में भेज दिया है, क्योंकि उस ऑटो वाले को पैसे की सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि उसकी पत्नी को अस्थमा का अटैक आया है। वो अपनी बेटी के घर मदद मांगने ही गया था, लेकिन उसकी सास ने इतनी खरी खोटी सुनाई कि वह कुछ भी नहीं कर पाया और बिना कुछ कहे ही चला आया। लेकिन जितना पैसा मुझे चाहिए था आपने मुझे दे दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कहकर वो ऑटो वाला वहाँ से चला गया। नारायण जी बोले, देखा मालती, हमारे रातों रात बाहर निकल जाने भी कितना अच्छा हुआ। शायद हमारे कारण किसी की जान भी बच सकती है। और वे दोनों सुबह होने का इंतज़ार करने लगे। जैसे ही सुबह हुई दोनों अपने गांव जाने वाली बस में बैठकर चले गए। वीरेंद्र देखा मम्मी आज अभी तक नहीं उठी है। नहीं पापा उठे हैं, तो वह उनके कमरे में गया वह देखने की वो दोनों क्या कर रहे हैं। वहाँ जाकर देखा तो दोनों वहाँ से गायब थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मम्मी पापा आखिर कहाँ चले गए। उसने अनन्या को जाकर बताया तो अनन्या ने तो मन ही मन खुश हुई। चलो, दोनों बुढ़े बुढ़िया से बिना कुछ कहे ही छुटकारा मिल गया। लेकिन वीरेंद्र ने अपने गांव के मुखिया चाचा को फोन लगाकर पूछा तो उसने बताया दिया कि उसके माँ बाप अपने घर पहुंच गए हैं।
अब उनकी जान में जान आई। अनन्या ने जब यह समाचार सुने तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कुछ दिनों बाद वह वीरेंद्र के साथ अपने सास ससुर के गांव गई और उनके पैरों में गिरकर उसने माफ़ी मांगने लगी और बोली, मम्मी जी, पापा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आप लोगों के साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया, लेकिन आप लोगों ने वापस आ जाने के बाद मुझे पता चला कि बुजुर्गों का क्या महत्व होता है। आपसे वापस जाने से मैं दीप की परवरिश अच्छे से कर नहीं पा रही हूँ, इसलिए आपसे विनती करती हूँ कि आप लोग हमारे साथ चलिए और वहीं रहिए। नारायण जी थोड़े अवैवाहिक आदमी थे, इसलिए उन्होंने कहा, बहू, तुम्हें समय रहते अपनी गलती का एहसास हो गया, यह अच्छी बात है, लेकिन अभी हम लोग तुम्हारे साथ नहीं जा सकते क्योंकि अभी हमारे खेत में फलों को तोड़कर मंडी भेजने का काम जोर शोर से चल रहा है। जैसे ही हमें फुर्सत मिलती है हम इस बारे में सोचेंगे। वही मालती जी का मन पोते में लगा हुआ था, इसलिए वे बार बार नारायण जी को बेटे के पास जाकर रहने की जिद कर रही थी। नारायण जी ने सोचा, मालती की इच्छा है बेटे के पास रहने की, तो उन्होंने फिर से उन्हें शहर भेज दिया। अब तो अनन्या को मुफ्त की नौकरानी मिल गई। अनन्या मालती जी की इतनी तारीफ करते कि वो उनकी तारीफ करते करते सारे काम करवा लेती। मालती जी भी खुशी खुशी उसका काम यह सोच के कर देती कि अपनी तो बेटे बहू है, तो अपने घर में काम करने में कैसी शर्म। दिन बीतते रहे। अनन्या मालती जी के पास हमेशा पैसों का रोना रोती रहती और मालती जी अपने पति नारायण जी से कहकर पैसे मंगवा करती रहती। जब तक नारायण जी पैसे भेजते रहे तब तक तो अनन्या ने मालती जी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, लेकिन एक दिन बगीचे में खड़े नारायण जी के पैर के नीचे एक बड़ा हुआ फल आ गया, जिससे फिसलकर ऐसे गिरे कि उनकी कमर की एक घुटने की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। अनान फनान में उन्हें शहर लाया गया। अब तो अनन्या को लगा उसके घर में आफत आ गई। अब उसका रवैया अपने सास ससुर के प्रति धीरे धीरे बदलने लगा। वो मालती जी के हर काम में कुछ न कुछ गलतियां निकालने लगी। एक तरफ तो मालती जी अपने पति के स्वास्थ्य को लेकर परेशान थी, तो दूसरी तरफ अपनी बहू के रवैये से परेशान थी। इसलिए चाहते हुए भी उसने गलतियों को ज़ाया करती थी, जिसका भरपूर फायदा अनन्या उठाती। अनन्या अब वीरेंद्र के सामने मालती जी की गलतियां बिना गिना रहती, जिससे वो भी अपनी माँ को खरी खोटी सुना दिया करता, क्योंकि वो भी एक तरह अपने पिता के इलाज के लिए पैसे खर्च करने से परेशान था, तो दूसरी तरफ माँ की छोटी छोटी गलतियों पर जिसे अनन्या और भी ज़्यादा बढ़ा चढ़कर बताती और घर में हंगामा करती रहती। कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद नारायण जी की छुट्टी कर दी गई। अब हर 4-8 दिनों के बाद नारायण जी को चेकअप के लिए बुलाया जाता, जिसमें डॉक्टर की फीस, दवाई का खर्च के साथ साथ अस्पताल आने जाने का खर्च भी लगता था, जो अनन्या को बहुत अलग करता था। कुछ दिनों तक तो उसने जैसे तैसे अपने सास ससुर को खाना पानी दी, लेकिन धीरे धीरे न तो वो घर के कोई काम ही करती थी, न ही अपने सास ससुर को चैन से रहने देती थी। जैसे ही वीरेंद्र अपने ऑफिस जाता वो उनके पीछे लग जाती, कुछ न कुछ उल्टा सीधा कहने। उनका बेटा दीप यह सब सुनता तो वो भी अपनी माँ से डरा सहमा सा रहने लगा था। अब उसे जैसे ही मौका मिलता उसने दादा दादी के पास जाकर दुबक जाता, लेकिन अनन्या का उसके ऊपर नज़र पड़ते ही वो अपने सास ससुर को भी खूब खरी खोटी सुनाती और दीप को भी गुस्से में आकर मार देती और उसे सख्त हिदायत देती कि वह उनके पास कभी न जाए। एक दिन मालती जी अपने पति नारायण जी को अस्पताल लेकर गई हुई थी। अनन्या ने अपने कीमती जेवर उनके बैग में रख दिया और शाम को वीरेंद्र से कहा कि उसकी एक सहेली के घर पार्टी में जाना है। इसलिए जब उसने अपनी अलमारियां में वीरेंद्र के सामने गहने ढूंढा तो उसे नहीं मिले। फिर क्या था, उसने घर में हंगामा मचा दिया कि मेरे गहने नहीं मिल रहे हैं। उसने अपनी अलमारी के सारे कपड़े इधर उधर बिखेर दिए। फिर वह सीधे अपनी सास के कमरे में गई और बोली, मम्मी जी,
मेरे गहने नहीं मिल रहे, कहीं आपने तो नहीं देखे। वीरेंद्र उसे मना करता रहा कि वो उसकी माँ से न पूछे, क्योंकि वो नहीं मानी और सीधे मालती जी का बैग चेक करने लगी। जब उसने उसके बैग में से कपड़े निकाल कर बाहर फेंके तो उस कपड़ों के साथ साथ गहने भी गिर गए। फिर भी अनन्या आग की तरह बरस पड़ी अपनी सास के ऊपर। उन्हें इतना जलील किया कि उन्हें अपनी सफाई देने का मौका भी नहीं दिया। अब वीरेंद्र ने यह सब अपनी आंखों से देखा तो वो भी अपने मम्मी पापा से नफरत करने लगा और उन्हें तुरंत घर से निकल जाने के लिए कह दिया। अनन्या ने कुछ दिन पहले ही नारायण जी से अस्पताल के बिल के साथ गांव के घर और जमीन के पेपर्स में साइन करवा लिया था, जो अब वो अपने नाम पे ही हो गया था। इस बार का पता उन्हें जब चला जब वीरेंद्र ने उन्हें अपने घर से निकल जाने के लिए कह दिया, तब अनन्या ने कहा, आप लोग भूल कर भी अपने गांव मत जाइएगा, क्योंकि वहाँ की सारी प्रॉपर्टी तो आपने मेरे नाम कर दिया है। अब नारायण जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वे कहाँ जाए और क्या करें। फिर भी जब बेटे बहू ने घर से चले जाने के लिए कह दिया तो दोनों बुजुर्ग दंपति धीरे धीरे सुनसान सड़क पर रात के अंधेरे में चले जा रहे थे। तभी वे होटल के पास जाकर रुके। उस होटल का मालिक कह रहा था, आजकल के लड़कों का क्या हो गया है, बहुत छुट्टी मार रहे, इतना बड़ा ऑर्डर आया है और काम करने वाले की कमी है। तभी मालती जी ने उस होटल के मालिक से कहा, भाई साहब आप बुरा ना मानो तो क्या हमें काम मिल सकता है। होटल के मालिक ने उन दोनों की हालत देखी तो कहा, आप दोनों अपनी हालत तो देखिए, तब काम करोगे। तभी मालती जी बोली, भाई साहब अगर हमें काम मिल जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जब तक आपका नौकर नहीं आ जाता तब तक ही रख लीजिए, फिर चाहे तो निकाल दीजिएगा। होटल के मालिक को काम करने वाले की ज़रूरत थी, इसलिए उन्हें उस काम पर रख लिया। नारायण जी व्यापारी आदमी थे, इसलिए उन्हें बैठे बैठे काउंटर काम दे दिया गया। अब मालती जी को खाना बनाना बहुत अच्छा आता था, इसलिए वह रसोई में चली गई। अब उस होटल के मालिक का काम बहुत अच्छी तरह से चलने लगा। हिसाब किताब में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अब उसके रहते उस होटल के मालिक के कुछ भी दिनों में छोटी सी होटल की जगह बड़ा सा रेस्टोरेंट का रूप ले लिया। अब उस रेस्टोरेंट का नाम बहुत चलने लगा। उस रेस्टोरेंट की प्रसिद्धि से नारायण जी ने अपने मालिक से कहा, क्यों न हम शहर के दूसरे छोर पर जहाँ ज़्यादा आबादी वाला क्षेत्र है वहाँ एक और रेस्टोरेंट खोल दिया जाए, ताकि वहाँ भी हम अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। मालिक बहुत ही नेक दिल था। उसने कहा, तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, फिर भी तुमने अपना पैसा लगाकर खुद का रेस्टोरेंट खोलने की बात नहीं की, बल्कि मुझे खोलने की सलाह दी। यह आपका बड़प्पन है, इसलिए मैं आपके इस ईमानदारी से बहुत प्रभावित हूँ और मैं चाहता हूँ कि वहाँ रेस्टोरेंट तो खुलेगा, लेकिन आपके नाम का और आपका रेस्टोरेंट खुलेगा, जिसमें मेरा पूरा गोदाम रहेगा। और उस मालिक ने उसे पूरा सहयोग दिया और देखते ही देखते नारायण जी और मालती जी का अपना रेस्टोरेंट खुल गया। जब उस रेस्टोरेंट का उद्घाटन होना था तब वीरेंद्र और अनन्या भी आए थे, क्योंकि वीरेंद्र उस रेस्टोरेंट का एक मामूली सा कर्मचारी था। जब उस रेस्टोरेंट के मालिक का नाम काउंटर अनाउंसमेंट हुआ, नारायण पटेल, तो अनन्या और वीरेंद्र तो धक्के से लग रही, उसके पापा ही तो नहीं हैं। फिर उन्हें लगा, अरे इतने बड़े रेस्टोरेंट के बारे में तो वे लोग सपने में भी नहीं सोच सकते। तभी वीरेंद्र जी के आजू बाजू उनके बॉडीगार्ड चल रहे थे और बीच में नारायण जी और उसके पीछे मालती जी चल रही थी। जब नारायण जी ने रेस्टोरेंट की फीता काटा तो उसके पैरों ऊपर फूलों की वर्षा की गई। अब उनकी इस उम्र में इतनी बड़ी सफलता का राज पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनकी सफलता का श्रेय उनके मालिक अर्जुन सर को जाता है, जिसका एक छोटा सा होटल था, उसमें हम नौकर थे और हमने वहाँ पूरी ईमानदारी के साथ काम किया और आज इतनी बड़ी सफलता हासिल कर लिया। लेकिन हाँ, जीवन में कई मोड़ आते हैं। हमारे जीवन में भी आए। हमने अपने जीवन में कभी चोरी नहीं की, कभी घर में खाने के लिए नहीं था तो हमने भूखे सो गए, लेकिन ना ही किसी के घर से उधार मांग कर खाए और न ही चोरी करके खाए। लेकिन
कभी कोई हमारे अपने हुआ करते थे जिन पे हमने पूरा विश्वास किया था, उन्होंने हमें चोर साबित कर दिया और धोखे से हमारा सब कुछ हड़प लिया। लेकिन कहते हैं ना कि हाथ का धन तो कोई भी चुरा सकता है, लेकिन किस्मत और कर्म का लिखा हुआ कोई नहीं चुरा सकता। बस यही हुआ हमारे साथ भी। हमने भी अच्छे कर्म किया और आज इस मुकाम में पहुंच गए कि यही हमारी सच्चाई है। नारायण जी ने इतना कहते पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। वही वीरेंद्र और अनन्या की नज़रें श्रम से झुक गई। दूसरे दिन से सारे कर्मचारी अपने अपने काम में लग गए। तब वीरेंद्र सीधे नारायण जी के केबिन में जाने लगा। तब बॉडीगार्ड ने उसे रोका और कहा, अरे अरे, आप बिना किसी अपॉइंटमेंट के सर के केबिन में कैसे चले जा रहे हैं? तब वीरेंद्र ने कहा, अरे तुम मुझे रोक रहे हो, तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ। अगर मैंने सर से शिकायत कर दिया तो तुम्हारी अभी की अभी छुट्टी हो जाएगी। बॉडीगार्ड बोला, सर आप जो भी है मुझे नहीं मालूम, भले आप मेरी छुट्टी करवा दीजिए, लेकिन मैं पहले सर से परमिशन लेकर आता हूँ, तभी आपको अंदर जाने दूंगा। वीरेंद्र को मजबूरी से बाहर खड़ा रहना पड़ा। बॉडीगार्ड अंदर जाकर जब नारायण जी से परमिशन लेने गया तो नारायण जी ने कहा दिया, अभी उन्हें अंदर आने दो। ऐसे भी पूरा दिन बीत गया। नारायण जी वीरेंद्र जी से मिले ही नहीं। वीरेंद्र नारायण जी से मिलने के लिए दिन भर उनका इंतजार करता रहा और जिस काम के लिए वो सोचा नारायण जी का गांव का घर और खेत को बेचकर खूब पैसे मिलेंगे, तो वो उसे बेचने के लिए किसी दलाल से बात करने गई तो पता चला किसी दलाल ने पहले ही उस समय दवाई के बिल के पास किराने के सामान साइन करवा दिए हैं और उस प्रॉपर्टी को पहले ही हड़प लिया। उसने अनन्या को 1 रुपया का भी फायदा नहीं हुआ। अब उधर वीरेंद्र परेशान हो गया था तो इधर अनन्या परेशान हो रही थी। जब उसके बेटे दीप की पढ़ाई के लिए पैसों की ज़रूरत थी तो उन्होंने उस घर को ही बेच दिया जिस घर में वे लोग रहते थे। अब तो वीरेंद्र और अनन्या दाने दाने के लिए मोहताज हो गए थे। अपने माँ बाप की ऐसी दयनीय हालत को देखकर दीप को वो सारी घटना याद आ जाती थी जब उसकी माँ उसके दादा दादी के साथ एक थाली भोजन के लिए कितना तड़पाती थी। आज उसी भोजन के लिए वो कितना तड़पती है। नारायण जी इतने उदार दिल थे कि उन्हें अपना वो दिन रोज़ ही याद आता जब उन्होंने कभी सड़क के किनारे भिखारियों की लाइन में खड़े होकर एक थाली भोजन मांगकर खाया है। उन्होंने मालती को भी अपना विचार बताया कि क्यों ना हम शाम को सबके खा लेने के बाद जितना खाना बचेगा उसे गरीबों में बांट देंगे। मालती जी को अपने पति का यह विचार बहुत पसंद आया। अब जी और नारायण जी रोज़ ही शाम को खाना बांटने जाते तो उनके बेटे बहू भी भिखारियों की लाइन में खड़े होकर खाना लेते। अनन्या को तब अपनी गलती का एहसास होता कि वास्तव में जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। मालती जी रोज ही अपने बेटी बहू को भिखारियों की तरह खाना देती थी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि वे दोनों उनके पास आकर रह जाए, क्योंकि अनन्या ने एक बार नहीं 2-2 बार उन्हें जलील करके घर से निकाला था, इसलिए उनका भी दिल उनके लिए नहीं पसीजा। दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल सानिया भाषा स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई कहानी के साथ। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।